एसएसटी का टीचर। आज आपके सेगमेंट एसएसटी में ज्योग्राफी का जो पोर्शन चल रहा है उसमें हम एक अंतिम चैप्टर रह गया था, मैंने बताया। हालांकि जलमंडल को हम पहले विस्तृत रूप से पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसका कुछ पार्ट है उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर 2020 है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं। तो आज सभी को 14 सितंबर 2020 के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस की कोट कोट बधाइयाँ स्वीकार हो। आगे हम बात करते हैं कि जल मंडल क्या है। बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग या 3/4 भाग पर जल संरचना के रूप में पाया जाता है, जल राशि के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का लगभग 75% जल के रूप में विद्यमान है। बच्चों, क्वेश्चन यहाँ एक ये बनता है कि जब 75% भाग पर या 3/4 भाग पर जल पाया जाता है तो पृथ्वी गोल है, गोल आकार में बनी हुई है, तो ये जल जो चूँकि ऐसा होता है किसी भी वस्तु पर अगर जल डालोगे तो नीचे गिर जाएगा। पृथ्वी गोल है तो जल नीचे क्यों नहीं गिरता? इसका कारण बच्चों ये है कि एक तो पृथ्वी का जो आयतन और भार है तथा घनत्व है उसका अपना एक अलग विशेषता है और वो ज़्यादा मात्रा में है। इसके अलावा जल का भी आयतन और घनत्व बहुत ज़्यादा है। चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का अपना एक आकर्षण बल होता है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ये विशेषता होती है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। इसके अलावा बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम अपकेंद्री बल के नाम से जानते हैं। जैसा कि जानते हो, कोई वस्तु अगर जैसे हम घड़े में मट्ठे को चलाते हैं तो उसमें रई का प्रयोग करते हैं, या दही से अगर हम घी निकालते हैं, नैनी निकालते हैं, तो उसको जब फेरा जाता है या मथा जाता है तो जो द्रव की मात्रा होती है वो पदार्थों को अपनी ओर लेके आती है, अर्थात केंद्र की ओर लाती है। इसलिए ये जो कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल के कारण जल राशि का एक बहुत बड़ा भाग पृथ्वी के तल से नीचे नहीं गिर पाता। अब जल के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जल, अगर क्वेश्चन ये बन जाए या क्वेश्चन कभी आता है कि ये बताइए पृथ्वी मंडल पर सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे ज़्यादा आयतन वाला कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो बच्चों एकदम से बच्चों का दिमाग घूम जाता है। वो सोचते हैं कि तांबा पाया जाएगा, कोई कहता है ऑक्सीजन, कोई चांदी, कोई आयरन। लेकिन ये सब मेटल हैं, अर्थात धातु हैं। अगर यौगिक की बात की जाए तो जल ही एक ऐसा यौगिक है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। जल एक यौगिक के रूप में पाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो जल का निर्माण होता है, अर्थात जल नामक यौगिक का निर्माण होता है, जिसको हम जल के रूप में जानते हैं। जिसमें अगर अणुभार की बात करें तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, उसके 2 कण अगर मिल जाएंगे तो उसका 2 हो गया। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16 होता है, तो इसका कुल अणुभार 18 हो जाएगा। जल की यौगिकता के बारे में, एक ऐसा यौगिक है जो हर समय अलग अलग अणुओं से मिलकर भी साथ रहता है। जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है या हिमांक पॉइंट होता है या जमने का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा पानी का या जल का जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, हम 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी को गर्म करें और लगातार गर्म करते जाएं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही पानी भाप बनने लगता है, अर्थात वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। इसी प्रकार अगर हम पानी को लगातार ठंडा करते चले जाएं और ठंडा करते रहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी
ठोस अवस्था में बदलना परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कैसा हो जाता है, बर्फ के आकार में बदल जाता है। तो जल के विशेषता के रूप में मैं बता रहा हूं कि H2O, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के अणुभार का निर्माण करते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है जल का H2O और इसका अणुभार होता है 18। और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के दोनों परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगर जलमंडल की बात करें तो यह लगभग भूमंडल के 36.105 करोड़ किलो वर्ग मीटर में जल फैला हुआ है। जलमंडल के अंतर्गत बच्चों महासागर, सागर, खाड़ियाँ, नदियाँ, झरने, आंतरिक जल, बाहरी जल, इन समस्त रूपों में जल राशि उपस्थित रहती है पृथ्वी पर। इसके अंतर्गत यदि इन सब को समस्त मंडल पर फैला दिया जाए तो 4.8 किलोमीटर गहरा सागर लहराने लगेगा। महासागरों के अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर मुख्य रूप से हैं जो जल से निर्मित हैं। सागरों के भूमध्य सागर, दक्षिण सागर, बड़े सागरों की बात करें तो महासागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। लेकिन खाली सागरों की बात करें तो कौन कौन से हैं, भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर और पीला सागर। ये समस्त जो नाम लिए हमने बाद में, ये केवल सागर के रूप में जाने जाते हैं। महासागर के रूप में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर का नाम आता है। सबसे छोटा अगर महासागर की बात की जाए तो कौन सा होगा बच्चों, सबसे छोटा महासागर होगा आपका आर्कटिक महासागर होगा। प्राचीन काल में जल को एक तत्व समझा जाता था। क्या समझा जाता था कि जल एक एलिमेंट है, किंतु 1781 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सदैव निश्चित अनुपात में, जब कभी जल बनेगा तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1। 2 और अनुपात के रूप में, 2 और 1 अनुपात के रूप में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमेशा जल का निर्माण होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सर्वदा भिन्न है। जल के अवयवों जैसे H2+O को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक यौगिक होता है। 1842 ईस्वी में सबसे पहले ड्यूमा ने भारात्मक रूप से जल में उपस्थित हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात किया। बाद में रसायनों ने जल का मात्रात्मक और आयतनात्मक संगठन ज्ञात करके इसका गुण सूत्र भी बता दिया, जो H2O कहलाया। अतः जल हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड है। क्या है, जल हाइड्रोजन का क्या है, मोनोऑक्साइड है। ठीक है। जल एक सर्वोपरि प्राकृतिक पदार्थ है। संसार में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से विद्यमान क्या है, जल है। उसकी संरचना में पानी का एक बड़ा भाग मनुष्य के स्वयं की बनावट में सबसे प्राकृतिक भाग है। जल के समान न तो कोई यौगिक इतना महत्वपूर्ण है, न ही इतनी प्रचुर मात्रा में कोई यौगिक पाया जाता है। यह सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए अनिवार्य पदार्थ है। जल संसार में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु और समस्त प्राणियों के लिए एक अनिवार्य पदार्थ है, अर्थात जीवन के लिए उपयोगी पदार्थ है। मनुष्य के शरीर का अगर देखें निर्माण में 80% भाग जल का बना होता है। या मनुष्य के शरीर के निर्माण में 80% मात्रा किसकी होती है, जल की होती है। पृथ्वी पर लगभग पृथ्वी का जो स्थल मंडल है 3/4 भाग 75% जल राशि से घिरा हुआ है। अगर जल की आवश्यकता की बात करें बच्चों,
तो जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, संरचनात्मक जिनकी भी रचना हुई है, उन सभी को जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता, जल की विशेष आवश्यकता है। बिना जल के उनका जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें भी लगभग 65 से 75% भाग, 80% तक भाग पानी पाया जाता है। इसके अलावा जल का क्या कार्य है, उसकी मनुष्य के बनावट की संपूर्ण क्रियाओं, उसके स्वयं के रखरखाव में पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह हड्डियों के बीच जोड़ों को चिकना बनाए रखता है ताकि वे आपस में रगड़कर एक दूसरे को हानि न पहुंचा सकें। मतलब अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा, अगर द्रवात्मक पदार्थ नहीं होगा तो हड्डियां आपस में टकराकर टूट सकती हैं, बिखर सकती हैं, चूर चूर हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा टिश्यूज या ऊतक मांसपेशियों को घेर कर उन्हें आपस में चिपकने से रोकता है। शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव जैसे हृदय, मस्तिष्क आदि को भी पानी से बने द्रव का एक बचल संरक्षण प्रदान होता है। यही नहीं, शरीर के अंदर यह महत्वपूर्ण संचार का माध्यम भी होता है। मतलब शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों के संचार, अगर संचरण की बात करें तो उसमें भी जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे बच्चों, हम खाना खाते हैं, खाना को पचाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जल का है। जल अगर नहीं हो तो खाना को लुब्रिकेंट में या मुलायम पदार्थ में कौन चेंज करेगा? खाना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा? अंत में खाना की पाचन क्रिया के लिए जो पदार्थ की आवश्यकता है वो सबसे महत्वपूर्ण किसकी है? जल की है। अगर जल नहीं होगा या पानी नहीं होगा तो पाचन क्रिया हमारी स्वस्थ नहीं हो सकती। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में जब देखा होगा ब्लड ज़्यादा हो जाता, गाढ़ा हो जाता है, तब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड के परिसंचरण में, टिश्यू को बनाने में, टिश्यू को जोड़ने में, इन सभी क्रियाओं में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक जीव जंतु की, के जीवन यापन के लिए जल एक महत्वपूर्ण, उपयोगी, यौगिक है या पदार्थ है। बच्चों, आज जल की आवश्यकता को बताते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक जीवधारी के जीवन में, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, उसके जीवन काल में उसकी वृद्धि के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसके निर्माण के लिए जल एक महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के जीवन में बिना जल के जीवन संभव नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों, हम इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि जो जल मनुष्य के लिए उपयोगी है वो हमारे पास कितनी मात्रा में है। हम ये तो जानते हैं कि जल की एक बहुत बड़ी राशि समुद्रों में पाई जाती है। लगभग कुल जल का 97% भाग महासागरों में विद्यमान है। नदियों में, महासागरों और सागरों में विद्यमान है। कितने प्रतिशत भाग? 97% भाग महासागरों के रूप में पाया जाता है। इसके पश्चात अब कितना रह गया? 3%। 3% भाग में भी जो 2% भाग है जल का, जो शुद्ध माना जाता है, 3% भाग शुद्ध माना जाता है। 97% जल भाग समुद्र में है, वो खारा है, वो पीने के योग्य नहीं है। लेकिन बचा 3% में 2% भाग शुद्ध पानी है, लेकिन 2% जो है वो हिमखंडों के रूप में या ग्लेशियर के रूप में विद्यमान है, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। अब केवल 1% भाग ऐसा बचा जिसको हम पीने के योग्य या पीने के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज के इस आधुनिक जीवन में या फास्ट लाइफ के जीवन में हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, हमारे फ्यूचर को बनाए रखने के लिए,
आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित जल प्रदान करने के लिए हमारे पास कितना जल है, जल को किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, ये सभी लोग आप जानते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जल की विशेषताओं के बारे में बताया। जल के जो सागरों और महासागरों में क्वेश्चन लिखा आपने, लवणता क्या होती है, कि लवणता किस प्रकार से बढ़ती है। सबसे ज़्यादा लवणता महासागरों में पाई जाती है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? एक झील है जिसका नाम टर्की या तुर्की में बान लेक है। बान लेक में सबसे ज़्यादा 300% से भी ज़्यादा लवणता पाई जाती है। लवणता क्या होती है बच्चों? जब जल में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, विभिन्न पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे चूने के रूप में, कैल्शियम के रूप में, नमक के रूप में, घोल के रूप में, लवण और विभिन्न अशुद्धियाँ धूल की, मिट्टी की, कचरा की, गाद के रूप में जब जल में मिल जाते हैं और जल के साथ अपना कहते हैं कि मिश्रण के रूप में, एक यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो जल की जो शुद्धता होती है वो समाप्त हो जाती है और लवणता जितनी ज़्यादा जल की होती है वो जल उतना ही भारी पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा लवणता या लवणता वाला जल जो होता है, जिसमें लवण पाए जाते हैं, जिसमें खारापन पाया जाता है, वो जल पीने के योग्य नहीं होता है। लवणता कैसे बनती है? विभिन्न झील, नदी पर और क्या नाम छोटे छोटे तालाबों से जब बरसात का पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है, तो जहाँ नदियों का मुहाना होता है, जहाँ नदी समुद्र में गिरती हैं, वहाँ पर तो लवणता कम रहती है क्योंकि शुद्ध पानी होता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र में वर्षा का जो नियम बनता है, समुद्र में बाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और बाष्पीकरण की प्रक्रिया के क्या होता है कि जो शुद्ध जल होता है वो हवा के या बाष्प के कारण, हवा के वेग से या सूरज की गर्मी के कारण बाष्प बनकर उड़ जाता है और बाष्प बनकर शुद्ध जल जब उड़ जाता है तो पानी में और भी पदार्थ जो मिलते रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिलते रहते हैं, इनकी वजह से लगातार पानी में लवणता बढ़ती जाती है। इसके बाद लवणता का जो स्तर होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। ऊपर की ओर, पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर लवणता कम पाई जाएगी, पृथ्वी के तल से नीचे की ओर लवणता ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि लवणता वाला पानी भारी होगा और भारी पदार्थ हमेशा नीचे बैठते हैं, हल्के पदार्थ हमेशा ऊपर उठ जाते हैं, तो ऊपर की ओर लवणता कम पाई जाएगी और नीचे की ओर समुद्र में लवणता ज़्यादा पाई जाएगी। इसके अलावा मीठे जल और शुद्ध जल की प्राप्ति, जब किसी सागर में वर्षा अथवा नदियाँ मीठा जल अधिक मात्रा में पहुँचा देती हैं तो वहाँ पर जल का खारापन कम हो जाता है। विषुवत रेखा के समीप अधिक वर्षा होने के कारण कम खारापन पाया जाता है। विषुवत रेखा के पास बच्चों वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की नदियाँ समुद्र में पानी पहुँचाती हैं, तो वहाँ जो लवणता होगी वहाँ कम होगी। किंतु आयनवृत्तीय क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम पाई जाती है और बाष्पीकरण होता रहता है, तो ऐसे समुद्री क्षेत्रों में लवणता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ बाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। अब लवणता को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? एक तो बाष्पीकरण हो गया, वायु और धाराओं का प्रभाव भी हो जाएगा, क्योंकि वायु का जो वेग होता है जिस क्षेत्र से चलता है और जिधर को जाता है उधर वर्षा करवा देता है, अर्थात उधर लवणता कम होती है, और जिस दिशा से आता है उधर वर्षा कम होती है तो उधर खारापन ज़्यादा होता है। इसके अलावा बच्चों महाद्वीपीय मग्न तट पर क्या होते हैं? मग्न तट क्या होते हैं कि समुद्र के किनारे के आसपास की जमीन जब सागरीय जल से डूब जाती है और द्वीप के रूप में उभर आती है तो मग्न तट कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट के किनारे जब ढाल अचानक ही तेज हो जाता है उसे महाद्वीपीय मग्न ढाल के नाम से जाना जाता है। महासागरीय मैदान क्या होते हैं? महासागरों के नितल में महासागरों की मैदानों की अधिकता पाई जाती है। ये लगभग 40% क्षेत्र पर फैले हुए हैं और इनकी जो गहराई है 3000 मीटर से 6000 मीटर के मध्य पाई जाती है, महासागरीय मैदानों की।
महासागरीय कटक क्या होते हैं? महासागरों में भी स्थलीय भागों में लंबी पतली एवं सक्रिय पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिन्हें जलमग्न कटक या महाद्वीपीय कटक के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत श्रेणियां होती हैं जो दोनों तरफ से पतली और लंबी ऊर्ध्वाधर श्रेणी के रूप में उभर आती हैं। इन्हें महाद्वीपीय कटक या महाद्वीपीय जलमग्न कटक के नाम से जाना जाता है। जब ये बाहर निकल आते हैं, स्थलखंड जब ये बाहर निकल आता है तो इसको द्वीप के नाम से जाना जाता है। महासागरीय सतह पर पठार और ज्वालामुखी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। आपको मालूम है बच्चों, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके अलावा महासागरीय जल की कुछ गतियाँ होती हैं जिन्हें लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा के नाम से भी जाना जाता है। लहरें क्या होती हैं? सागर का जल जब गतिमान होता है, जब हवा चलती है तो गति होने लगती है। हवा के साथ ही हवा की दिशा में समुद्र का जल आगे बढ़ने लगता है। हवा के संपर्क में आने से महासागरीय जल आगे पीछे हटने की क्रिया करने लगता है। इस क्रिया को लहर कहते हैं। समुद्र में जो हवाएं चलती हैं, हवा चलने से क्या होता है कि जल आगे बढ़ गया, कभी जल पीछे बढ़ गया। आगे पीछे होने की ये क्रिया जब लगातार होने लगती है तो आप देखते हैं लहरें आप बन जाती हैं। इस क्रिया को लहर कहते हैं। लहर का प्रभाव समुद्र के ऊपरी सतह पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तरंग काल के कारण जब जल का भार ऊपर उठा हुआ होता है तो उसको लहर के जो भाग ऊपर उठा होता है उसको हम क्या कहते हैं? शिखर। और जो भाग लहर का नीचे को हमें मालूम पड़ता है उसको हम द्रोणी के नाम से बच्चों जानते हैं। अब धाराएं क्या होती हैं? धाराएं महासागरों में उत्पन्न होने वाली एक शक्तिशाली गति होती है जो एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशाओं में हवाओं के अनुसार बहती रहती हैं। जब समुद्री सतह विशाल जल राशि एक निश्चित दिशा में बहती है और सामान्य गति से बहती रहती है तो उन्हें महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये जलधाराएं धरातल पर गति, इन जलधाराओं की जो गति होती है धरातल पर आसानी से देखी जा सकती है। धाराएं दो प्रकार की होती हैं सामान्यतः, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। ठीक है, ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। ज्वार भाटा क्या होता है, क्यों आता है? ज्वार भाटा जब चंद्रमा और पृथ्वी की गति के कारण सागर और महासागरों के जल में गति उत्पन्न होती है। चंद्रमा और पृथ्वी की जो आकर्षण की गति, अपनी जो गति है अपनी धुरी पर जो घूमते हैं, इसकी वजह से जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है महासागरों में, उसको ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। ज्वार में जल का जो स्तर होता है ऊपर उठता है और भाटा में जल का स्तर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल में यह क्रिया नियमित रूप से चलती रहती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति महासागरीय जलों में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण होती है। पृथ्वी पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव इसके सामने वाले भाग पर अधिक पड़ता है परंतु इसके पीछे वाले भाग पर कम पड़ता है। जहाँ इसका प्रभाव कम होता है वहाँ निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है और जहाँ प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ उच्च ज्वार भाटा का अनुभव किया जाता है। बड़े ज्वार या दीर्घ ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य दोनों का आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है जिससे उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। समझ में आया कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं
तो ऐसी स्थिति में सूर्य का आकर्षण बल अधिक हो जाता है और चूंकि चंद्रमा और पृथ्वी का अपना आकर्षण बल होता है, इसकी वजह से एक विशेष और बड़े दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है। किंतु जब चंद्रमा और पृथ्वी तिरछे हो जाते हैं अर्थात समकोण पर होते हैं तो आकर्षण बल कम हो जाता है। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में लघु ज्वार का निर्माण होता है अर्थात लघु ज्वार देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको जल मंडल के बारे में बताया, जल की संरचना के बारे में बताया, जल के क्वथनांक और हिमांक के बारे में बताया, जल का अणसूत्र हमने बताया, जल की विशेषताएं, जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, महासागरों, सागरों में, नदियों में, झीलों में। इसके अलावा जल के सागर की गतियों के बारे में बताया, विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। जल की धाराएं कौन कौन सी होती हैं, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा। इसके अलावा हमने बच्चों ज्वार भाटा के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे।